सबसे पहले है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, इसको सबसे पहली बार पब्लिश किया गया जून 2018 में। कब पब्लिश किया गया? जून 2018 में इसको पब्लिश किया गया। इस कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स को किसने डेवलप किया? नीति आयोग ने डेवलप किया। लेकिन नीति आयोग ने इसको डेवलप किया इन पार्टनरशिप विद 3 मिनिस्ट्रीज। 3 मिनिस्ट्रीज की मदद से नीति आयोग ने डेवलप किया। कौन कौन सी 3 मिनिस्ट्रीज? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इन 3 मिनिस्ट्रीज की मदद से नीति आयोग ने डेवलप किया इस कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स को। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में वेरियस स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है कि किस स्टेट ने एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज के लिए स्टेप्स लिए हैं। जिस स्टेट ने ज़्यादा बेहतर स्टेप्स लिए होते हैं एफिशिएंटली वाटर को मैनेज करने के लिए, उसको बेहतर रैंकिंग दी जाती है। तो ओवरऑल ये देखा जाता है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं इन एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अच्छा, ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स पहली बार कब पब्लिश किया गया? जून 2018 में। किसने डेवलप किया? नीति आयोग ने, इन पार्टनरशिप विद 3 मिनिस्ट्रीज। कौन कौन सी 3 मिनिस्ट्रीज? वाटर रिसोर्सेज, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, रूरल डेवलपमेंट। और काम क्या है? ये देखना कि कौन सा स्टेट, कौन सा यूटी बेहतर परफॉर्म कर रहा है इन एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। लेकिन इसका जो यूसेज है वो सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है कि प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स क्या है, किसने पब्लिश किया है। अगर आप यूपीएससी समझने लगे हो तो आप चीज़ों को इंटीग्रेट करने की शुरुआत कर सकते हो। जैसे ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन आ गया, पूछ लिया कि वाटर शेड मैनेजमेंट क्या है, या पूछ लिया वाटर एफिशिएंसी पे कोई चीज़, तो आप जो भी आंसर है उसको लिखोगे, साथ ही साथ ये लिख दो कि भाई नीति आयोग ने भी तो काम किया है। नीति आयोग भी एक कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स को रिलीज करता है जिसमें देखा जाता है कि कौन सा स्टेट एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट के लिए स्टेप्स ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंटीग्रेट करना सीखना पड़ेगा। एडवाइस तो ये है, शायद आप कर भी रहे होगे, कि छोटे छोटे आंसर्स लिखना शुरू कर दो। 250 वर्ड्स के नहीं, लेकिन हाँ 150 100 उन वर्ड्स के आंसर्स लिखना शुरू कर दो और छोटी छोटी चीज़ों को इंटीग्रेट करने की शुरुआत करो ताकि आपको एक पैटर्न समझ में आए। अच्छा, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 भी रिलीज हुआ। इसको पब्लिश किया गया 2019 में। इस कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 में 9 थीम्स हैं और इन 9 थीम्स में 28 परफॉर्मेंस की इंडिकेटर्स हैं जिनके ऊपर स्टेट्स को देखा जाता है कि कौन सा स्टेट एफिशिएंटली वाटर को मैनेज कर रहा है। इस 2019 वाले कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में गुजरात ने टॉप किया और ये देखने को मिला कि 80% ऑफ द स्टेट्स ने अपने वाटर मैनेजमेंट के स्कोर को इंप्रूव किया। मतलब 80% ऑफ द स्टेट्स जो हैं वो धीरे धीरे नए नए स्टेप्स ले रही हैं एफिशिएंटली वाटर को मैनेज करने के लिए, और ये बड़ी अच्छी बात है। बिकॉज हम वाटर स्कैर्सिटी के बारे में सुनते ही हैं। वाटर स्कैर्सिटी क्या होती है? लैक ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर स्कैर्सिटी के सिनेरियो में अगर स्टेट्स एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट के लिए स्टेप्स ले रही हैं तो वो अच्छी बात है। कहाँ से दिखता है ये? कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 से हमें ये दिखता है कि स्टेट्स अब बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, वाटर को मैनेज करने के लिए प्रॉपर्ली स्टेप्स ले रही हैं। तो कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि एफिशिएंट यूजेस ऑफ वाटर के ऊपर सरकार क्या कर रही है, तो आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, इंटीग्रेट करनी पड़ेंगी। फिर इसके अलावा स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, इसको पब्लिश किया गया सितंबर 2019 में। इसको डेवलप किया नीति आयोग ने। बट ऑब्वियस सी बात है कि हम जितने भी इंडेक्स, जितनी भी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे आज के सेशन में, उन सबको डेवलप किसने किया? नीति आयोग ने किया। और ये जो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है, इसमें वेरियस स्टेट्स और यूटीज को इवेल्युएट किया जाता है, कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है कि स्कूल एजुकेशन सेक्टर के मामले में वेरियस स्टेट्स और यूटीज किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। 30 क्रिटिकल इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पे स्कूल परफॉर्मेंस को, स्कूल एजुकेशन को इस इंडेक्स में देखा जाता है कि उसकी क्वालिटी क्या है। बेस ईयर लिया गया है इसमें 2015-16 कि 2015-16 में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थी उसको बेस ले लिया गया है और उससे कंपेयर करके देखा जाता है कि आज के डेट में स्टेट्स में, यूटीज में स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट कितना आया, कितना नहीं आया। इस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? नीति आयोग करता है। कब पब्लिश किया गया? सितंबर 2019 में पब्लिश किया गया। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है इसको भी नीति आयोग पब्लिश करता है।
लेकिन नीति आयोग पब्लिश करता है इन कोऑपरेशन विद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस है ये नॉलेज पार्टनर है नीति आयोग का इस इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। और ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है ये है ऑन द लाइंस ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को विपो पब्लिश करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो WIPO ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को पब्लिश करता है, उसके लाइंस पे नीति आयोग लेकर आया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। देखा जाता है कि इनोवेशन के मामले में कैपेबिलिटीज डेवलप करना, इनोवेशन के मामले में स्टेट्स किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं, यूटीज किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं, उनको कंपेयर किया जाता है और बताया जाता है इस इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। बहुत सिंपल सी चीज़ है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, देखो ये तो अपने को समझ में आ ही रहा है, फिलहाल तो एटलीस्ट समझ में आ ही रहा है कि जितने भी इंडेक्स हैं, जितने भी रिपोर्ट्स हैं, उनको पब्लिश कौन कर रहा है, नीति आयोग कर रहा है। अब अपने को देखना क्या है कि भैया काम क्या है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स काम क्या है। एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट के लिए वेरियस स्टेट्स और यूटीज ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टेट्स को रैंक किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, नाम से क्लियर है कि स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी में कितना इंप्रूवमेंट है, कहाँ कैसा इंप्रूवमेंट है, उसको देखा जाता है 30 क्रिटिकल इंडिकेटर्स के बेसिस पे। बेस ईयर है 2015-16। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इसमें देखा जाता है कि इनोवेशन कैपेबिलिटीज को डेवलप करने के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में वेरियस स्टेट्स और यूटीज कहाँ पे स्टैंड करती हैं। इसको भी डेवलप किसने किया, नीति आयोग ने, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इसका नॉलेज पार्टनर है इस इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। फिर इसके बाद बात आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2020-21। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। किसने डेवलप किया, नीति आयोग ने डेवलप किया, लेकिन नीति आयोग ने इसको डेवलप किया इन पार्टनरशिप विद यूनाइटेड नेशंस। और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स में क्या देखा जाता है, देखा जाता है कि वेरियस स्टेट्स और यूटीज किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही हैं, किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। और इन स्टेट्स को, यूटीज को देखा जाता है, जज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 115 इंडिकेटर्स। 115 इंडिकेटर्स के बेसिस पे देखा जाता है कि वेरियस स्टेट्स और यूटीज अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए क्या काम कर रही हैं, बेहतर कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। और ये जो 115 इंडिकेटर्स हैं दे आर अलाइंड विद द नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क। ये जो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है ये डेवलप किया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स ने। बेसिकली हमारी कंट्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए क्या कामकाज कर रही है, किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स ने डेवलप किए हैं नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क। उन्हीं के लाइंस पे नीति आयोग ने डेवलप करना शुरू किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स को। कितने इंडिकेटर्स हैं, 115 इंडिकेटर्स हैं। इन 115 इंडिकेटर्स में 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कवर किया जाता है। टोटल कितने हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनमें से 16 को कवर करते हैं ये 115 इंडिकेटर्स। 2020-21 में केरला ने टॉप किया था। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्बन इंडेक्स भी है, 2021-22 में लाया गया। इसको भी किसने डेवलप किया है, नीति आयोग ने डेवलप किया है, लेकिन नीति आयोग ने इसको डेवलप किया है अंडर इंडो जर्मन कोऑपरेशन। और इसमें 56 अर्बन एरियाज को कंसीडर किया जाता है। देखा जाता है कि अर्बन एरियाज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है। 2021-22 में जो टॉप अर्बन एरिया था वो कौन सा था, शिमला था। बहुत सिंपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स, इसको नीति आयोग ने डेवलप किया है बट इन पार्टनरशिप विद द यूनाइटेड नेशंस। स्टेट्स और यूटीज को कंपेयर किया जाता है, उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाता है, देखा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए स्टेट्स और यूटीज किस तरीके से काम कर रहे हैं। इसके लिए 115 इंडिकेटर्स को कंसिडर किया जाता है, बेस बनाया जाता है। और ये जो इंडिकेटर्स हैं ये अलाइंड हैं विद द नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, जिसको किसने बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स ने बनाया है। 2020-21 में केरला ने टॉप किया था। फिर दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्बन इंडेक्स 2021-22, इसको नीति आयोग ने डेवलप किया है अंडर इंडो जर्मन कोऑपरेशन। टोटल 56 अर्बन एरियाज को कंसीडर किया जाता है, देखा जाता है और बताया जाता है कि किस तरीके से ये जो 56 अर्बन एरियाज हैं ये प्रोग्रेस कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मामले में। 2021-22 में टॉप अर्बन एरिया कौन सा था, शिमला। फिर एक है स्टेट हेल्थ इंडेक्स। ये जो स्टेट हेल्थ इंडेक्स है इसको नीति आयोग ने डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर।
नीति आयोग ने डेवलप किया है, बट इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इस स्टेट हेल्थ इंडेक्स में टेक्निकल असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है? वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है। कब से शुरू किया गया इसको? 2017 से शुरू किया गया इसको। और इस स्टेट हेल्थ इंडेक्स में स्टेट्स और यूटीज को कंपेयर किया जाता है ऑन वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ आउटकम्स, गवर्नेंस एंड प्रोसेसेस। स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग केरला ने टॉप किया, बिहार रहा बॉटम पे। यूनियन टेरिटरीज की अगर बात करें तो लक्षद्वीप ने टॉप किया और दिल्ली रहा बॉटम पे। तो स्टेट हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग ने इसको डेवलप किया, बट इंपॉर्टेंट क्या है? इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। टेक्निकल असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है? वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है। सबसे पहली बार कब लाया गया? 2017 में लाया गया। और ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आउटराइट आप एक एक चीज को रटो, लेकिन हाँ आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए ताकि कभी प्रीलिम्स में आ जाए या कभी मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप ये सारी चीजें लिख पाओ, कम से कम बेसिक तो इनके बारे में लिख पाओ। एक साथ जब अपन पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़ा बोरिंग है यार, इतने सारे रिपोर्ट्स हैं, इतने सारे इंडेक्सेस हैं। लेकिन एक चीज जो आपको दिमाग में बिठानी है कि जो भी करंट में आ गई है रिपोर्ट उस पर ज़्यादा ध्यान दो, उसकी सारी चीज़ों को पढ़ो, उसको बारीकी से पढ़ो। बाकी ये जो पुरानी चली आ रही हैं इनके बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, आपको बेसिक पता होना चाहिए। अच्छा, फिर इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स। नाम से क्लियर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की परफॉर्मेंस को इसमें कंपेयर किया जाता है, देखा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। नीति आयोग ने इसको डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड्स ऑफ हॉस्पिटल्स, जो कि बोर्ड है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का। तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स के कोलैबोरेशन के साथ में नीति आयोग ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स को भी तैयार किया है। फिर एक है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। 2022 राउंड 1 की बातचीत की गई है। इस स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में जो डेटा यूज किया गया वो 2019-20 का डेटा यूज किया गया। कामकाज कब शुरू किया गया? 2021 में शुरू किया गया। इसमें देखा जाता है कि स्टेट्स और यूटीज जो हैं वो कितना एनर्जी एसेसिबिलिटी के लिए काम कर रही हैं, अफोर्डेबिलिटी के लिए काम कर रही हैं, सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर रही हैं। बेसिकली एनर्जी को अफोर्डेबल, सस्टेनेबल और एसेसिबल बनाने के लिए स्टेट्स और यूटीज कहाँ पे स्टैंड करती हैं उसके बारे में बातचीत करता है ये स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। टेक्निकल असिस्टेंस इसमें भी वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है। 27 इंडिकेटर्स के बेसिस पे स्टेट्स को और यूटीज को कंपेयर किया जाता है और ये जो 27 इंडिकेटर्स हैं इनको 6 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड भी रिलीज कर दिया गया है वर्जन 2.0। नीति आयोग ने इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड को भी रिलीज कर दिया है। बेसिकली ये एक सिंगल विंडो एक्सेस है या सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जहां पे एनर्जी रिलेटेड जितना भी डेटा है वो अवेलेबल है। भाई किसी को रिसर्च करनी है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जिसको भी डेटा की जरूरत है तो ये एक सिंगल विंडो एक्सेस प्रोवाइड करता है एनर्जी रिलेटेड डेटा के बारे में। कौन सा डैशबोर्ड? इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड। किसने तैयार किया? नीति आयोग ने तैयार किया है। फिर इसके अलावा इंडियाज गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट। इंडियाज गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट, ये गिग वर्कर्स के बारे में आजकल खूब सारी बातचीत चलती है तो इसको दिमाग में रखना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियाज गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट। गिग वर्कर्स कौन से होते हैं? अगर सिंपल लैंग्वेज बोलें तो टेम्परेरी बेसिस पर जो लोग काम करते हैं, ये जैसे फ्रीलांसर्स वगैरह हैं, ये हैं बेसिकली गिग वर्कर्स और ये फॉर्म करते हैं गिग इकोनॉमी को। तो इस गिग इकोनॉमी को स्टडी करने के लिए नीति आयोग ने रिपोर्ट निकाली इंडियाज गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट। 2022 की रिपोर्ट है। 2020-21 में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डेटा क्या कहता है कि हमारे इकोनॉमी में 77 लाख वर्कर्स जो हैं वो गिग इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं, एक तरीके से फ्रीलांसर्स या टेम्परेरी वर्क्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो 77 लाख वर्कर्स हैं ये हमारी टोटल वर्कफोर्स का 1.5% हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये जो गिग इकोनॉमी है ये बढ़ती जा रही है। फ्रीलांसर्स आजकल बढ़ते जा रहे हैं, लोग टेम्परेरी बेसिस पे काम करने के लिए तैयार हैं कि भैया हमें तो टास्क दो, हम टास्क को पूरा करेंगे और हमें अपना पेमेंट करो, बात खत्म। लोग अब लंबे जॉब्स में नहीं जाना चाहते हैं। तो इस गिग इकोनॉमी की आज की डेट में अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए कि भैया इसका फ्यूचर क्या है, कैसे इन गिग वर्कर्स की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सकता है। उन सारी चीज़ों पे आजकल बड़ी इंटेंस स्टडी चल रही है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। करंट अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता भी होगा। और अगर
ज़्यादा जानकारी नहीं है, अगर शुरू किया है अभी भी तो इंतज़ार करो, धीरे धीरे जैसे जैसे आप सिलेबस कवर करते जाओगे, जैसे जैसे आप न्यूज़पेपर्स कवर करते जाओगे, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आने लगेंगी। परसों शायद मेरे को एक मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि सर बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं, कैसे होगा? होगा, सब्र, इत्मीनान, खुद पे थोड़ा भरोसा, थोड़ा टाइम, और चीज़ों को पढ़ते रहो। धीरे धीरे जैसे जैसे आप न्यूज़ को फॉलो करोगे, जैसे जैसे आप और आगे बढ़ोगे सिलेबस में, तो चीज़ें आपके लिए ईजी होती जाएंगी। फिर इसके बाद है नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, इसको 2022 में लाया गया। बेसिकली जो गवर्नमेंट डेटा है उसके एक्सेस को डेमोक्रेटाइज किया गया है। रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं या गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, उनको अगर गवर्नमेंट डेटा चाहिए तो उसको एक प्लेटफॉर्म पे एक्सेसिबल करवाया जा रहा है इस नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के थ्रू। देखो बहुत सिंपल, दोबारा से देख लेते हैं हमने क्या क्या बात की है। एक तो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ये तो तीनों चारों अपन ने 2-3 बार रिवाइज कर लिया, आपको पता होना चाहिए। बेसिकली कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में देखा जा रहा है कि एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट के लिए स्टेट्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन के मामले में, क्वालिटी के मामले में स्टेट्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। 30 इंडिकेटर्स के ऊपर इसको देखा जाता है, बेस ईयर रखा गया 2015-16। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन के मामले में, उस इनोवेशन की कैपेबिलिटीज को डेवलप करने के मामले में स्टेट्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, इसके अंदर नॉलेज पार्टनर है नीति आयोग का। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स, बेसिकली देखा जाता है कि वेरियस स्टेट्स और यूटीज जो हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए किस तरीके से कामकाज कर रहे हैं। 2020-21 में केरला ने टॉप किया था। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्बन इंडेक्स, इस अर्बन इंडेक्स में बेसिकली देखा जाता है 56 अर्बन एरियाज को कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मामले में ये अर्बन एरियाज किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं। स्टेट हेल्थ इंडेक्स, नीति आयोग ने इसको डेवलप किया है बट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के कोलैबोरेशन में। टेक्निकल असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है, वर्ल्ड बैंक। फिर स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2021 का डेटा क्या कहता है, केरला टॉप पे था, बिहार जो है वो बॉटम पे था। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाता है। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2019-20 के डेटा के बेसिस पे देखा गया कि भैया एनर्जी एक्सेसिबिलिटी के मामले में, अफोर्डेबिलिटी के मामले में, सूटेबिलिटी के मामले में वेरियस स्टेट्स और यूटीज किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। टेक्निकल असिस्टेंस यहाँ पे भी वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है। इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड भी तैयार कर दिया गया है नीति आयोग के द्वारा। एनर्जी रिलेटेड जितना भी डेटा है वो यहाँ पे एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। इंडियाज गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट नीति आयोग ने डेवलप किया। इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि हमारे इकोनॉमी में 77 लाख वर्कर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं गिग इकोनॉमी में, जो कि हमारी टोटल वर्कफोर्स का 1.5% हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, जो भी गवर्नमेंट डेटा है उसको डेमोक्रेटाइज करने के लिए, मतलब एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे उसको अवेलेबल करवाने के लिए ये बनाया गया नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, फिर इसके बाद एक और है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया, इसके ऊपर भी नीति आयोग ने रिपोर्ट रिलीज की। कब, 2022 में। और इस रिपोर्ट में बातचीत की गई है कार्बन रिडक्शन स्ट्रेटजीज के बारे में। बताया गया है कि किस तरीके से कार्बन कैप्चर के थ्रू, यूटिलाइजेशन के थ्रू और स्टोरेज के थ्रू डीकार्बनाइजेशन किया जा सकता है। डीकार्बनाइजेशन का मतलब ये जो CO2 रिलीज होती है, ये जो अदर ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं, इनको किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। जैसे हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ ना करें, हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करें। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स के बारे में बातचीत की गई है जिसके थ्रू डीकार्बनाइजेशन किया जा सकता है, जिसके थ्रू कार्बन को रिड्यूस किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज हमारे जो नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस के टारगेट्स हैं, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसके तहत हमारे इंडिया के जो नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन टारगेट्स हैं उनको हमने अपडेट किया है। जैसे अब हम क्या चाहते हैं
कि हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है उसमें से 50% ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो नॉन फॉसिल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज से आए। जैसे कोल वगैरह से आती है, वो फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो हम क्या चाह रहे हैं कि हमारी कम से कम 50% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नॉन फॉसिल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज से जनरेट की जाए। पहले ये टारगेट शायद 40% था, अब इसको अपडेट किया गया है और कितना किया गया है, 50% किया गया है। फिर दूसरा क्या है, 45% रिडक्शन इन एमिशंस इंटेंसिटी बाय 2030। ये जो एमिशंस होते हैं इनमें कम से कम 45% रिडक्शन करना है हमें 2030 तक। पहले ये टारगेट था 35%, लेकिन अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 45%। तो अब हम क्या एम कर रहे हैं कि 2030 तक जो हमारी एमिशन इंटेंसिटी है उसको हम 45% से रिड्यूस करेंगे। और यहां तक कह रहे हैं कि 2070 तक हमें नेट जीरो अचीव करना है, कि जो एमिशंस हैं वो पूरी तरीके से जीरो हो जाएं। कब तक, 2070 तक। तो क्योंकि हमारे टारगेट्स इतने ग्रैंड हैं, तो ये जो है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज, इसका जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, ये जो तरीके हैं जिनके थ्रू कार्बन को रिड्यूस किया जा सकता है, जिनके थ्रू डीकार्बनाइजेशन किया जा सकता है, ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो, ये सेशन पढ़ने में तो लगेगा बोरिंग, बिकॉज इतने सारे रिपोर्ट्स हैं एक साथ दिए हुए हैं, लेकिन पढ़नी तो पड़ेंगी चीज़ें। यूपीएससी में हर चीज़ एक्साइटिंग नहीं है, ये आएंगी चीज़ें तो पढ़नी पड़ेंगी। और करंट के साथ में अपडेटेड रहना, मतलब करंट में जब भी कोई भी चीज़ आए तो उन रिपोर्ट्स को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ना, लेकिन इनका भी बेसिक आइडिया रखना। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।